तो आज हमें जो पढ़ना था वो पढ़ना था गुप्त प्रशासन पढ़ना था। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रशासन कहते किसे हैं। तो यहाँ हमने केवल प्रशासन लिखा और प्रशासन लिखने के बाद अब हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, ये जो प्रशासन है ना, ये प्रशासन के बारे में आप याद रखिएगा कि प्रशासन दो प्रकार से होता है। एक प्रशासन होता है पॉलिटिकल या राजनीतिक कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव जिसे कहते हैं, हिंदी में कार्यपालिका कहेंगे। दूसरा जो होता है वह होता है ब्यूरोक्रेसी। आप कह सकते हैं इसे हिंदी में नौकरशाही। इसमें आपको याद रखना है कि वास्तविक जो सत्ता होती है, ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है ना, यही टॉप पे होती है। तो हम इसको शार्ट में करके यहाँ लिख दे रहे हैं। ये सबसे ऊपर होती है, ये देखिए टॉप पर आ गई। और इसी के जस्ट नीचे होती है ये ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी होती है, और इसी को नौकरशाही कहा था। तो अगर हम आज वर्तमान में देखें तो यह आपकी केंद्रीय सरकार है, मोदी जी की सरकार। उसके नीचे ये आईएएस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। तो ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये इनको सहयोग दे रहे हैं। और फिर सहयोग कैसे दे रहे हैं, नीति निर्माण करा रहे हैं। और फिर यही जो लोग होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ये नीति को लागू कराते हैं, अपने नीचे के जो अधिकारी होते हैं उनसे लागू कराते हैं। तो आपने इतनी चीजें समझ लिया कि देखिए ये गुप्त प्रशासन है। प्रशासन में दो चीजें होती हैं, दो अंग हो रहे हैं। एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा होता है नौकरशाही। इसमें हमने कहा कि देखिए ये नंबर 1 होती है, यही नीति बनाती है। और ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है ये दो काम करेगी। क्या? एक तो आप देखिए नीति बनाने में भी सहयोगी है, ये नीति को बनाने में भी सहयोगी है, और नीति को लागू भी यही कराती है, जनता के बीच में यही पहुंचाती है। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि आपको ये पूरा पोर्शन समझ में आ गया। सर, शासन और प्रशासन ये दो 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 कहते हैं, तो सर जैसे आपने गुप्त प्रशासन लिखा है, और ये शासन और प्रशासन में क्या अंतर होता है सर? शासन और शासन में अंतर ये है, शासन एक पॉलिसीज है और प्रशासन उसका व्यवहार है। और अब तो यहाँ आपने गुप्त प्रशासन लिखाया है। हाँ, ये गुप्त प्रशासन लिखा है। यहाँ आप शासन भी करना चाहें तो आप कर सकती हैं, शासन और प्रशासन दोनों कर लीजिए, यहाँ शासन लिख लीजिए। अब इसके बाद एक पॉइंट और करते हैं, हम लोग आगे चल रहे हैं। ये देखिए फाहियान क्या बता रहे हैं। फाहियान, इनका क्या मानना है, ये क्या बता रहे हैं? तो फाहियान का कहना है कि सम्राट जो होगा, गुप्त सम्राट, ये शासन का सर्वोच्च होता है। क्या ये सर्वोच्च है? एक बात तो ये कह रहा है, दूसरी बात ये कह रहा है कि यह अपने को देवता मानता है।
जमीन पर चलता फिरता देवता मानता है। फिर तीसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए मौर्य सम्राट और ये गुप्त सम्राट, इन दोनों में क्या अंतर होता है? मौर्य सम्राट और गुप्त सम्राट में दोनों में अंतर क्या होता है? क्या है? आप कहेंगे मौर्य सम्राट अपने को व्यक्ति मानता है और गुप्त सम्राट ये क्या है? आप कहेंगे सर गुप्त सम्राट अपने को देवता मानता है। ये 3 पॉइंट आपने देखा। अब आप याद रखिएगा, यहां पर हम पुनः इसे लिख रहे हैं सम्राट, ये तो फाहियान का विवरण है। अब ये सम्राट में आइए आप, इस सम्राट के अंतर्गत 3 शक्तियां निहित होती हैं, 1, 2, 3। इसका मतलब ये कानून बनाता है, कानून को विधान कह रहे हैं, ये विधान बनाएगा, क्लियर? फिर इसके बाद विधान को ये लागू भी कराता है, मतलब कार्यपालिका। दूसरी है विधायिका, तीसरी है न्यायपालिका। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, ये दिखा रहा हूं कि जो शक्ति होती है ये कितने प्रकार की हुई? 1 कार्यपालिका, 2 विधायिका, 3 न्यायपालिका। इसका मतलब यही कानून बनाएगा, यही इसे लागू कराएगा और यही इसकी व्याख्या भी करेगा। इसका मतलब फिर अगर आपसे पूछा जाए सम्राट क्या हुआ, आप कहेंगे कि सर तीनों शक्तियों का प्रधान है वह। ठीक है, ये तीनों शक्तियों का प्रधान है ये। अब आप एक बात जरा समझने की कोशिश करिए, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये 3 शक्तियां होती हैं। ये देखिए लिखा हुआ शक्ति। अब सम्राट की शक्ति क्या है? तो आप कहेंगे सर ये दिया है, तीनों शक्तियों का वो प्रधान है, लेकिन उसका मुखिया नहीं है, मुख्य नहीं है, मुख्य नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूं, जैसे हमारे देश में 2 अधिकारी हैं, एक राष्ट्रपति है और दूसरे प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री ये हो गए, ये राष्ट्रपति के अधीन कार्यपालिका की भी शक्ति है, विधायिका की भी शक्ति है, न्यायपालिका की शक्ति है, लेकिन वो सबका प्रधान है, मुख्य नहीं है। मुख्य तो जैसे न्यायाधीश में अगर देखा जाए तो मुख्य न्यायाधीश कोई और है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति उसका प्रधान न्यायाधीश है। तो प्रधान कहने का क्या मतलब होता है और मुख्य कहने का क्या मतलब होता है? तो आप कहोगे प्रधान कहने का मतलब है कि सर वह नाम मात्र का होगा, और मुख्य कहने का मतलब है कि वह वास्तविक होगा। ठीक है, तो वैसे ही यहां आ जाइए आप। सम्राट तीनों शक्तियों का
प्रधान है, लेकिन मुखिया नहीं है, मुख्य नहीं है। ठीक है, तो ही वॉज, अगर अंग्रेजी में कहें तो ये कहेंगे कि सम्राट वॉज हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट अ मेन रूलर। अब यहां आ जाइए, आप कार्यपालिका के बारे में भी यही हम जान लेते हैं, आगे पेज न बदलें बल्कि यही जान लेते हैं। देखिए, अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका में दो शक्तियां आती है, एक नागरिक प्रशासन आता है और दूसरा सैन्य प्रशासन आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो सम्राट है वह प्रधान सेनापति भी है, प्रधान कार्यपालक भी है, नागरिक शासन का भी प्रधान है और सेना का भी प्रधान है वो। तो इतना मैटर आपके बीच में निकल गया, मतलब मैटर की जान निकल गई है। ये देखिए आप, ठीक है। तो क्लियर, इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के पास ये तीनों शक्तियां निहित हैं वह अदंडनीय होता है, उसको दंड नहीं दिया जाता, दंड नहीं दिया जा सकता, मतलब अदंडनीय है। और यही चीज आज भी आप देखते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति है, जब तक वो अपनी चेयर पर बैठा है, भारत के किसी प्रदेश का गवर्नर है या देश का राष्ट्रपति है, जब तक वह अपनी चेयर पर बैठा है आप उसको न्यायालय में नहीं ला सकते, वह दंड का विषय नहीं बनता। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं कि सेम स्थिति यहां पर है कि जो सम्राट है उसे दंड नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह अपराध नहीं करेगा। तो पुनः मैटर में रिकॉल करा दूं कि देखिए, पहले चैप्टर में पहले जो पोर्शन आया उस पहले पोर्शन में आपने एक सामान्य परिचर्चा देखी कि शासन क्या है और प्रशासन क्या है। दूसरी चीज आपने देखा कि प्रशासन के दो पार्ट होते हैं, एक जो जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं जैसे आज आप देख रहे हैं, तो यही जो होते हैं ये टॉप प्रशासक होते हैं। ठीक है, टॉप शासक होते हैं। और जो चयनित होके आते हैं, किसी कंपटीशन से आते हैं, वह उनके असिस्टेंट होते हैं। क्लियर, तो सब मिला करके आपने देखा कि यह चीज आज भी वही है जो उस समय भी था। फिर हमने कहा फाहियान क्या बताते हैं, तो फाहियान का मैटर जानने के लिए आपको ये चीज देखना होगा। फाहियान देखिए क्या कह रहे हैं कि सम्राट जो है ये क्या है, वो कह रहे हैं कि शासन का सर्वोच्च है, वो जमीन पर घूमता फिरता देवता है वो। लेकिन मौर्यों से अलग कैसे है, क्योंकि मौर्यों ने कभी अपने को देवता नहीं कहा, मौर्यों ने तो कहा कि वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, लेकिन इन्होंने तो कहा कि वह देवता है। क्लियर, अब आप चाहें तो यहां कह सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्त में गुप्त शासकों को देव भी कहा गया है। प्रयाग प्रशस्त में गुप्त शासकों को, ये देखिए हमने लिख दिया है, मैं एरो से बार बार इसको रिंग कर रहा हूं ताकि आपको ये भूले ना। इनको देव भी कहा गया है। फिर हमने कहा कि आइए अब हम लोग पढ़ते हैं, ये तो फाहियान ने कहा। फिर हमने कहा कि जो सम्राट है उसके अंदर तीन शक्तियां रहती हैं। एक शक्ति को हमने कार्यपालिका कहा, दूसरी शक्ति को विधायिका कहा और तीसरी शक्ति को न्यायपालिका कहा। फिर ये कहा कि कार्यपालिका करती क्या है, कानून को लागू करती है।
ठीक है। दूसरी चीज कहा कि विधायिका कानून बनाती है। तीसरी चीज कहा कि न्यायपालिका की शक्ति भी इसके अंदर है। इसका मतलब कानून बनाने में, यहां कानून बनाने में, कानून को लागू करने में अगर कोई कमी है तो उसकी व्याख्या न्यायपालिका करती है। ये भी आप जान गए। क्लियर। और इसी को एक शब्द में हम कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर जिस व्यक्ति के हाथों में ये तीनों शक्तियां हैं वह निरंकुश होता है, अर्थात उस पर दंड नहीं दिया जा सकता, उसको दंड की सीमाओं से सदैव बाहर रखा जाता है। और वर्तमान में हमने आपसे कहा कि वर्तमान में आप इसको देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं वर्तमान में? तो हमने आपसे कहा कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं और जो प्रांतों के गवर्नर हैं, इन सबको आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये जो है जब तक अपने पद पर बैठे होते हैं तब तक आप उनको न्यायालय में ड्रैग नहीं कर सकते, मतलब उनको ला नहीं सकते आप। अब हम इसके बाद चलते हैं, आगे बातें करेंगे आपके सामने। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पूछ सकते हैं। एक चीज यहां देख लीजिए, कार्यपालिका की भी हमने व्याख्या कर दिया और कहा कि कार्यपालिका में दो पावर्स आती हैं, एक नागरिक पावर आता है, दूसरा सैन्य प्रशासन आता है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन आता है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आता है। ठीक है, ये चीजें भी आती हैं। और ये कहा कि इसका मतलब जो सम्राट होता है वो सेनापति भी होता है, लेकिन प्रधान सेनापति होता है। फिर हमने प्रधान में भी और मुख्य में भी अंतर बता दिया। अब जहां से आप लिख नहीं पाए हो उसको बता दीजिए, और जहां से समझ न पाए हो उसको बता दीजिए। और अगर आप सब कुछ कर लिए हैं तो आप अपने मोबाइल को म्यूट ही रहने दें। समझ में आ गया। तो म्यूट क्यों कर दें, फिर आप अनम्यूट रहने देती। अब आइए, अब यहां प्रश्न आता है कि जो गुप्त लोग हैं, गुप्त सम्राट हैं, इसको जरा कलर चेंज कर दें, आपको देखने में परेशानी होगी। गुप्त सम्राट और मौर्य सम्राट में एक अंतर और है। मौर्य सम्राट ये अपने साम्राज्य की प्रत्येक जनता के शासक है, प्रत्येक जन के शासक है। और सब पर समान रूप से शासन करते हैं। जबकि जो गुप्त लोग हैं यह सब पर असमान शासन करते हैं। शासन करते हैं मतलब सब पर समान शासन नहीं करते हैं, असमान शासन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साम्राज्य में कहीं पर क्या है, तो आप कहेंगे कि सर कहीं पर राजतंत्र है, कहीं पर सामंत है, सामंतवादी व्यवस्था है, तो कहीं पर गणराज्य है। तो जहां तक राजतंत्र है
उस पर शासन की प्रणाली अलग है। जहां सामंतवादी है वहां शासन की प्रणाली अलग है। जहां गणराज्य है वहां पर शासन की प्रणाली अलग है। ठीक है, ये चीज आपने जान लिया। एक और यहां पर बात याद रखिएगा, दूसरा भी फिर यहां कर देंगे। दूसरा, गुप्त काल में उत्तर भारत के राज्य अधीनस्थ है, अधिक अधीनस्थ है, मतलब अधिक अधीनस्थ है, जबकि दक्षिण भारत में ज्यादा स्वतंत्र है। मौर्यों में ऐसा नहीं है। मौर्यों में एक राज्य, एक राजा, एक शासन, एक प्रशासन, एक सिक्का प्रचलित है। ठीक, तो ये आपने अंतर भी देख लिया। अब आगे देखिए, ये देखिए गुप्त सम्राट और मौर्य सम्राट में अंतर क्या क्या हो गया। तो एक तो पहले बताया जा चुका था, वो भी मैं यहीं एक जगह कर देता हूं। ये खुद को देवता मानते हैं, ये खुद को श्रेष्ठ मानव मानते हैं। गुप्त सम्राट सब पर असमान शासन करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर भाई मोनार्चियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, राजतंत्रात्मक है, कहीं पर फ्यूडल सिस्टम है, सामंतवादी व्यवस्था है, कहीं पर गणराज्य है। तो भाई राजतंत्रों में तो अलग शासन होगा ही होगा। जहां सामंत हैं वो अपनी जनता पर पता नहीं जैसे शासन करना चाहे करें। जो गणराज्य हैं वो अपना अलग शासन करते हैं, जबकि मौर्यों के काल में ऐसा नहीं है। वहां पर बस राजा अकेला, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट या सम्राट अशोक या कोई भी है, और वो जनता पर शासन करते हैं। उनके यहाँ पर कोई विशेष नहीं है, लेकिन यहाँ पर ठीक है सब कुछ अलग है। अच्छा, गुप्त काल में जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं ये बहुत ज्यादा अधीनस्थ हैं, मतलब उनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल है, जबकि दक्षिण भारत में ज्यादा स्वतंत्रता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त की आप नीति पढ़ रहे थे, तो वहां पर यह बताया गया था कि उन्होंने उत्तर भारत में विजय किया और विलय कर लिया, लेकिन दक्षिण भारत में उन्होंने ग्रहण किया है और अनुग्रह करके उनको मोक्ष दे दिया है। मतलब फर्स्ट उन्होंने क्या किया है, उनको वीन किया है और देन उनको लिबरेट किया है। लेकिन मौर्यों के काल में ऐसा कुछ नहीं है। मौर्यों में एक देश है, एक राजा है, एक उसकी राजनीति है, एक उसका शासन है, एक उसका प्रशासन है, एक उसका सिक्का है, एक कानून है, एक व्यापार व्यवस्था है, एक प्रकार का टैक्स है। इसका मतलब मौर्यों के काल में देश में एकता कठोर है, लेकिन गुप्तों के काल में जो एकता है यह विखंडित है। और जैसे ही गुप्त टूटेंगे, खत्म होंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि देश अनेक भागों में टूट जाएगा। ठीक, ये चीजें आपने कर लिया। अब आपको हेडिंग डालनी है। कोई चीज आप यहां नहीं कर पाए हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।
आगे अब केंद्रीय प्रशासन की बात करेंगे। गुप्तों का केंद्रीय प्रशासन। तो जो गुप्तों का केंद्रीय प्रशासन है उसका मुखिया कौन है, प्रधान कौन है? तो आप कहोगे कि सर सम्राट है। ये सम्राट, ये केंद्रीय शासन का केंद्र है ये। ठीक है, अगर आप ऐसे बनाए तो ये केंद्र जो है यही सम्राट है। अब जो सम्राट है इसकी सहायता कौन करेगा? सहायक। सहायक कौन है? आप कहेंगे सर ये मंत्री है, लेकिन मंत्री शब्द तो वहां यूज होता नहीं था। वहां मंत्री को सचिव कहा जाता था। ठीक है, अब यहां एक बात आएगी, ये मंत्री या सचिव की संख्या कितनी है? आप कहेंगे कि सर निश्चित नहीं है। द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, ये क्या है? आप कहेंगे कि सर ये सर्टेन नहीं है, ये निश्चित नहीं है। क्लियर? अब अगर आपसे पूछा जाता है कि मंत्री और सचिव में अंतर बताइए, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या ये इक्वल है या मंत्री और सचिव में कुछ कमियां हैं? तो आप कहेंगे कि सर मंत्री सलाहकारी होता है, एडवाइजरी बॉडी होती है, यह सलाह करता है। और सचिव क्या होता है? यह केवल हुक्म को मानने के लिए पैदा होता है। यह सलाह दे सकता है लेकिन सलाह वो मानेगा नहीं, ये तो केवल हुक्म बजाने के लिए होता है। जैसे वर्तमान में आईएएस, ये क्या करता है? ये कैबिनेट है हमारी, केंद्रीय मंत्रिमंडल है ये करेगा क्या कि इन आईएएसों से सुझाव मांगता है। ठीक है, ये सुझाव भी देते हैं लेकिन कैबिनेट इसे मानने और न मानने के लिए स्वतंत्र है। क्लियर? लेकिन अगर ये पीएम है, प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री का ये मंत्रिमंडल है, तो मंत्रिमंडल अगर किसी चीज को बहुमत से पारित कर दे तो प्रधानमंत्री को उसे मानना पड़ेगा, लेकिन आईएएसों की बात मानने के लिए प्रधानमंत्री विवश नहीं है। तो ये चीज आपने देखा कि मंत्री क्या है? आप कहेंगे कि सर सलाहकारी बॉडी है। सचिव क्या है? आप कहेंगे कि सर यह सहायक है। ठीक है, और केवल यह हुक्म को मानता है। ये आपने केंद्रीय प्रशासन को देखा। अब सवाल इस बात का है, केंद्रीय शासन में विभाग होते थे। विभाग, तो बस याद रखिएगा, विभाग को अधिकरण कहा जाता था। अधिकरण कहा जाता था। और फिर अधिकारी होते थे। अधिकारी को क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था। और अमात्यों में सर्वोच्च कौन था? सर्वोच्च अमात्य। आप कहोगे कि सर कुमार अमात्य।
कुमारामात्य। अब कुमारामात्य क्या है? तो आप कहेंगे कि सर वर्तमान आईएएस ऑफिसर जैसा एक बड़ा पद है कुमारामात्य। देखिए, हमने आपसे कहा कि केंद्रीय प्रशासन इनका कैसे चल रहा है, तो हमने केंद्रीय प्रशासन बताते समय मैंने आपको कहा कि देखिए प्रशासन का केंद्र ये देखिए सम्राट है, ये देखिए सम्राट है। अब ये कहा कि ये जो सम्राट है इसकी सहायता के लिए कुछ सहायक होते थे जिसे मंत्री या सचिव कहा जाता था, या कर लीजिए सचिव कहा जाता था। परंतु ये कहा कि क्या मंत्री और सचिव दोनों एक जैसे हैं? आप कहेंगे नहीं सर, मंत्री जो होता है एडवाइजरी बॉडी होता है, सलाहकारी बॉडी होता है, लेकिन सचिव उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, संख्या कितनी थी मंत्रियों या सचिवों की? आप कहेंगे सर निश्चित नहीं है। फिर हमने कहा कि आप सब छोड़ दीजिए, आइए ये बताइए कि वहां पर विभागों को क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे कि सर वहां पर विभागों को अधिकरण कहा जाता था और अधिकारी को अमात्य कहा जाता था। अमात्यों में भी सर्वोच्च अमात्य था जिसे कुमारामात्य कहा जाता था। फिर ये कहा कि कुमारामात्य क्या है? आप कहेंगे कि सर आधुनिक आईएएस जैसा एक बड़ा पद है सर। क्लियर? अब अगर आपसे पूछा जाए कि आईएएस क्या है, तो आप कहेंगे कि सर बड़े अधिकारियों का एक वर्ग है, मतलब ये एक वर्ग है। ठीक है, एक समूह है। आईएएस क्या है? एक समूह है। ठीक है, कैसा समूह है? आप कहेंगे सर देश के बड़े बड़े अधिकारियों का यह समूह है। अच्छा, अब एक प्रश्न आता है, वो ये है कि आपने गुप्तकालीन अधिकारियों को कैसे जाना? स्रोत क्या है? गुप्तकालीन अधिकारियों को जानने का साधन कैसे आप जानते हैं कि वो ऑफिसर्स थे, इस नाम से अधिकारी थे? तो आप कह दीजिएगा कि सर देखिए यह क्या बनाया गया? तो आप कहोगे कि सर यह सील बनाई गई है, यह एक मोहर बनाई गई है। ठीक है, यह मोहर है और इसी मोहर पर इन अधिकारियों का नाम लिखा गया है। ठीक है, तो गुप्तकालीन अधिकारियों और गुप्तकालीन विभागों को जानने का साधन क्या है? आप कहेंगे सर सील है या मोहर है। ठीक है, इसी के द्वारा हम जानते हैं। तो आपने विभाग को तो जान लिया, विभाग को अधिकरण कहा जाता है। ठीक है, और अधिकारियों में पहला अधिकारी आपके बीच में गया है अमात्य। अमात्य क्या है? आप कहेंगे कि अधिकारियों का एक वर्ग है सर, और इनमें सर्वोच्च कौन है? तो आप कहोगे कि सर कुमारामात्य है। तो मैं सोचता हूं कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। ठीक है, अब अन्य अधिकारी जिनके बारे में हमको जानकारी मिलती है वे कौन है? सर ये मोहर कहाँ से मिली थी? मोहर बहुत स्थानों से मिलती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा साक्ष्य प्रयागराज से और बसाड़ से मिलता है। और अब अगली जो बात आएगी वह अन्य किस अधिकारी का उल्लेख मिलता है मोहरों पर? तो आप कहेंगे कि सर एक महासेनापति का जानकारी मिलती है। महासेनापति। ठीक है, महासेनापति को कहा क्या जाता था? आप कहेंगे कि सर महासेनापति को बलाधिकृत कहा जाता था।
बलाधिकृत बलाधिकृत कहा जाता था। क्लियर? और ये महासेनापति है, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन है? आप कहेंगे कि सर सेना का अध्यक्ष कौन है? आप कहोगे कि सर सम्राट है। क्लियर? आप कहेंगे महासेनापति के अधीन कौन था? महादंड नायक था। ये किसके अधीन है? महासेनापति के अधीन है महादंड नायक। और महादंड नायक के अधीन क्या होता था? आप कहेंगे कि सर दंड नायक होता। क्लियर? अब एक चीज यहां आपने देखा, फिर आपके मन में आ रहा होगा कि यहां सेना का प्रकार कितना है। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि यहां पर सेना के प्रकार कितने हैं। तो आइए देखते हैं। तो आप याद रखिएगा सेना के प्रकार, तो यहां हेडिंग डाल देंगे ना, सेना का प्रकार। तो जो सेना के प्रकार हैं ये कौन कौन से हैं? तो एक अश्वारोही है, गजारोही है, हाथी की सेना है, और तीन आप कहेंगे सर पैदल सेना है। पैदल सेना है, ठीक है। तो अश्वारोही के प्रमुख को क्या कहा जाता था? आप कहेंगे भट्टाश्वपति कहा जाता था। क्या कहा जा रहा है? तो आप कहोगे कि सर भट्टाश्वपति। और गज सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता है? पीलूपति। और पैदल सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था? पायकाधिपति। फिर से देखिए, ये है महासेनापति। महासेनापति को क्या कहा जाता था? बलाधिकृत। लेकिन ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट कौन होता था सेना का? आप कहोगे कि सर सम्राट होते थे। महासेनापति की सहायता के लिए कौन होता था? महादंड नायक होता था। महादंड नायक की सहायता कौन करता था? आप कहोगे कि सर दंड नायक करता था। बस। अब कह रहा है कि सेना का प्रकार बता दो, कितनी प्रकार की सेना है। तो आप कहोगे सर एक, ये दो, और ये तीन है। ये तीन प्रकार की सेना है, ठीक है। अब ये चीज देखो, सैनिक को क्या कहा जाता था? सैनिक, तो आप कहोगे कि सर सैनिक को चाट कहा जाता था, ठीक है, चाट। और सेना की टुकड़ी को क्या कहा जाता था? आप कहेंगे सर चमू कहा जाता था। यहां लिख दिया चमू। चमू कहा जाता था सेना की टुकड़ी का। सेना की टुकड़ी को चमू कहा जाता था। और चमू का जो मुखिया था, ठीक, उसे क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे कि सर उसे चमूप कहा जाता था। चमूप, इतना मैटर कर लीजिए पहले आप।
ठीक। अच्छा, अब एक प्रश्न आता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि पुलिस को क्या कहा जाता था? पुलिस को भाट। आप कहेंगे सर चाट भाट ही कहा जाता था। लेकिन अगर मौर्य में पूछा जाए कि मौर्य पुलिस को क्या कहा जाता था, तो उसे रच्छिन कहा जाता था। ये मौर्य काल में है। बस ठीक। एक पॉइंट आपको और भी डालना है, यहां भी एक पॉइंट नहीं डालना है, 2 पॉइंट डालना है। तो हम इसको हटा दें तो दूसरा पॉइंट लाए, नहीं तो इसमें घालमेल होगा, आपको परेशानी होगी। सर ये जो भाषा यूज हो रही है चमू और चाट, संस्कृत। ये सर कौन सी भाषा है? संस्कृत। अच्छा अच्छा, जी सर, धन्यवाद। अब गुप्तों की बोलचाल की भाषा क्या है? संस्कृत है। अब अगली बात आपको क्या याद रखना है? रणभंडागारिक। तो नाम से ही पता चल गया, ठीक है, कि सैनिकों के अस्त्र शस्त्र और अन्नागार का ये जो मतलब भंडार है, उसका मुखिया कौन है? रणभंडागारिक था। ये क्लियर? ये भी आपने क्लियर कर लिया। अच्छा, अब यहां पर आता है गुप्तकालीन अस्त्र और शस्त्र। ये भी देख लीजिए, गुप्तकालीन अस्त्र और शस्त्र क्या है? तो आप इसे कर लीजिएगा। परशु है, एक प्रकार का फरसा टाइप में होता था। सर है, ये भी एक प्रकार का हथियार था। फिर अंकुश है, हाथियों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, आज भी किया जाता है अंकुश। आप पिलवान से पूछेंगे जो हाथी लेके चलता है, तो उसके हाथ में, ठीक है, एक भाले टाइप का होता है, तो उसे अंकुश कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त तोमर है, तोमर। और इसके अतिरिक्त नारांच है, नारांच। ये इनके अस्त्र शस्त्र हो गए। और अब सर ये तोमार और नारंज क्या है सर? ये हथियार है सभी, नारांच, तोमर और नारांच सब हथियार है, सेना यूज करती थी। आप अगली बात जो हम करेंगे, पुलिस की बात करेंगे। तो सेना के बाद जो नागरिक प्रशासन देखती है वो पुलिस देखती है। अब पुलिस को क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। दंड पाशिक ये क्या है? तो आप कहेंगे पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है, मतलब सीनियर मोस्ट ऑफिसर है ये। और क्या है? विदेश विभाग को कौन देखता था? तो आप कहेंगे सर महासंधि विग्रह देखता था। मतलब विदेशों के साथ संधियां और करना और संधियों को तोड़ना, मतलब संधि करना और संधि को तोड़ना, ये किसका कार्य था? तो आप कहेंगे महासंधि विग्रहक है। और इस पद के 3 अधिकारियों की जानकारी मिलती है, और ये तीनों कौन कौन है? एक हरिसेन, हरिसेन का बेटा है वीरसेन,
वीरसेन का बेटा है पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन ये समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक है, ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का है, और ये कुमारगुप्त प्रथम का है। फिर एक अधिकारी और आता है, विनय स्थिति स्थापक। ये क्या करता है? आप कहेंगे सर दो काम करता है ये। एक, धार्मिक मामले, और दूसरा आचार संहिता। आचार संहिता का यह निर्धारण करता है। ठीक, फिर ये देखिए अगला पोर्शन चल रहा है, महाछपटली कौन है? महाछपटलिक। तो अगर आपसे पूछा जाए महाछपटलिक कौन है, तो आप कहेंगे लेखाकार। हाँ, लेखाकार। हाँ, लेखाकार है ये महाछपटलिक, ये लेखाकार है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं यह अधिक लिख लेंगे इसको, यह आय और व्यय के लेखे को रखता था। और इसके बाद एक अधिकारी आपको और याद रखना है, ध्रुवाधिकरण, राजस्व। राजस्व संग्रह के लिए यही अधिकारी उत्तरदायी था। राजस्व संग्रह के लिए यही अधिकारी उत्तरदायी था। जरा मैं लाइट लगा लूं क्योंकि लाइट शायद कट गई है। तो ध्रुवाधिकरण के बारे में आपने सीख लिया कि ध्रुवाधिकरण क्या है। तो आपने कहा कि सर ये एक ऐसा अधिकारी है जो राजस्व संबंधी जितने भी पेपर्स होंगे, कागजात होंगे, उसके लिए ये उत्तरदायी है। फिर अगर आपसे पूछा जाता है प्रतिहार क्या है, प्रतिहार और महाप्रतिहार, आप कहेंगे सर ये सम्राट की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी थे। तो स्पेशली प्रतिहार और महाप्रतिहार ये राजमहल और राजा के रक्षक थे, ये उन्हीं की यह सहायता किया करते थे। और अब एक बात और आता है, अंतिम अधिकारी चल रहा है और वो है गो। तो आप कहेंगे कि सर गोप क्या है? तो आप कहेंगे सर गांव के विभिन्न अधिकारियों का ये मुखिया है। ठीक, और अब आपके सामने जो अगला टॉपिक चलेगा वो है कि जो कुछ अन्य अधिकारी की जानकारी मिलती है वो हम लोग देख लेते हैं कि अन्य अधिकारियों की जानकारी जो किससे मिलती है, अभिलेखों से मिलती है। तो अभिलेखों में किन किन अधिकारियों का उल्लेख है? तो खैर बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लें आप। अभिलेख या ऑफिसर जिनका उल्लेख अभिलेख या इंस्क्रिप्शन में है। तो ये कौन कौन अधिकारी हैं? एक गोविंद गुप्त है, ये चंद्रगुप्त का बेटा है, और ये गोविंद गुप्त पश्चिम मालवा का राज्यपाल था। ठीक है,
तो ये पश्चिम मालवा का है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज आएगा, सिस्टम शायद हैंग कर रहा है, और एक नाम आप और लिखते रहिए, आ जाएगा, अपने आप जुड़ जाएगा। तो वो जो अधिकारी आएगा, वो दूसरा अधिकारी आएगा, आप यहां लिख लें। तो दूसरा अधिकारी आ रहा है, वो है घटोत्कच गुप्त। यह कुमार गुप्त के काल में पूर्वी मालवा का शासक था। ये क्लियर। और अब एक नाम आपको और लिख लेना है, चिरादत्त। ये कुमार गुप्त के काल में पुंडवर्धन का राज्यपाल था। क्लियर है ना, ये पुंडवर्धन का ये राज्यपाल है। तो आपने इतने पोर्शन को देख लिया है। क्लियर। तो अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट आएगा वो है इनके जो प्रशासन का जो विभाजन है वो क्या है, ठीक है। तो आइए प्रशासन का विभाजन देखें, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा